हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। तरफ अभिम जबरदस्ती रेहान की पार्टी में घुस आया था, जहां उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह पार्टी रेहान की है। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा गलती से अभिम से टकरा गई और अभिम ने उसे देखते ही अस पर अपनी हवस भरी नजरें जमा ली। अभिम बार बार उसे बाहर जाने के लिए कहता रहा, पर रिद्धिमा उसके इरादे समझ गई थी, इसीलिए जल्द से जल्द वहां से जाना चाहती थी। पर अभिम ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसी वक्त राधिका भी वहां पर आ गई और रिद्धिमा को इस तरह परेशान देखकर अपने सामने खड़े उस आदमी से सवाल करने लगी। तभी वहां पर शशा भी आ गई। असल में यूनिवर्सिटी का काम जल्दी खत्म हो गया था और जब से शशा ने रिहान और सिया के बारे में वह खबर पढ़ी थी, तब से वह जल्द से जल्द यहाँ वापस आना चाहती थी। और ऊपर से आज सुबह से अवनी का नाम भी रायहान के साथ जुड़ रहा था। इसी वजह से शशा जल्दी यहाँ आ गई। जब वह यह आई तब उसे पता चला कि सब लोग तो बीच पर हैं और पार्टी कर रहे हैं, इसीलिए वह भी डायरेक्ट यहीं पर आ गई। साशा ने भी जब देखा कि अभिम ने रिद्धिमा को परेशान करने के लहजे से यहाँ उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसने अभिम से सवाल करना शुरू कर दिया था। शशा, रिद्धिमा और राधिका, इन तीनों को अभिम ने जब एक साथ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह इन्हें पहले से जानते हैं, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि एंजल गर्ल ग्रुप है। तभी रिद्धिमा के बगल में खड़ी राधिका ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं भी इस आदमी को जानती हूं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे पहले कहीं तो देखा है। तो तुम जानती हो कि यह कौन है? तभी शाशा ने धीरे से कहा, हो सकता है यह कोई ग्रुप आर्टिस्ट का मेंबर हो। मैंने भी इसे ज्यादा तो नहीं देखा है, पर कई बार इसे देख चुकी हूं, पर याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ये हैं कौन। सब लोग याद करने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्होंने अभिम को कहां पर देखा है। तभी रिद्धिमा ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, राधिका, मुझे लगता है कि यह आदमी सही नहीं है। जाओ और जाकर जल्दी से किसी को बुलाकर लाओ। जितना ज्यादा रिद्धिमा अभिम को देख रही थी, इतना ज्यादा उसे उससे घटन हो रही थी, क्योंकि जब भी वह अभिम को देखती तो उसे बहुत नेगेटिव और लास्टफुल वाइब्स जा रही थी। हालांकि इस पूरी पार्टी में बहुत सारे लोग खेल रहे थे और सभी लोग 4-5 लोगों के ग्रुप में थे, बस यही एक अकेला था। बहुत सारे लोगों ने देखा था कि रिद्धिमा गलती से खेलते खेलते इस आदमी से टकरा गई है, और फिर भी किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि सबको पता था कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अगर टकराई है तो सॉरी बोलकर वहां से चली जाएगी। जैसे ही रिद्धिमा ने राधिका को अपनी हेल्प करने के लिए किसी को बुलाने के लिए कहा, तो उसे देखकर अभिम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि राधिका बाहर से बहुत ही क्यूट और सॉफ्ट नजर आती थी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह दूसरों को तो छोड़ो, खुद के लिए भी कोई स्टैंड ले सकती है। इसीलिए ये लगातार हंसता रहा। बहुत कम लोग जानते थे कि राधिका बाहर से जितनी सॉफ्ट और कमजोर नजर आती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा टफ और स्ट्रेट है। इसीलिए अपनी इसी विशेषता का फायदा उठाते हुए राधिका ने अभिम को वार्निंग देते हुए कहा, तुम चुपचाप इसका हाथ छोड़ो और इसे जाने दो। इस पार्टी में अभी हजारों लोग हैं और सभी तुम्हारे ही सेम क्रू के मेंबर्स में हैं। अगर तुमने यहाँ पर रिद्धिमा या बाकी किसी के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा नहीं सकोगे। राधिका की वार्निंग देने के बाद भी अभिमन ने उसके बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, और यहां तक कि जब राधिका ने उससे कहा कि उसके ही क्रू के सेम मेंबर्स यहां पर हैं, तो इस बात को भी उसने दिल से नहीं लगाया। हालांकि यह बात अलग है कि अगर उसे पता होता कि यह पार्टी रिहान ने ऑर्गेनाइज करवाई है और जिन लड़कियों पर वह इस वक्त हाथ में डाल रहा है वह सब ड्रीम एंजल ग्रुप की लड़कियां हैं, तो शायद अभिम इस तरह की हिम्मत कभी नहीं करता। इनफैक्ट जब उसने राधिका का चेहरा देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर एक बार फिर से अभिम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि यह लड़की भी बिल्कुल रिद्धिमा जैसी ही है और उसके लायक है। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा किस्मत वाला है, क्योंकि इसी वजह से आज उसे टॉप की इतनी खूबसूरत लड़कियों से मिलने का मौका मिला है। वह भी एक साथ कुछ देर तक राधिका को इसी तरह घूरने के बहुत अभिम ने बहुत ही वहसी भरी मुस्कान देकर कहा, तुम लोग मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैं यहाँ पर कोई भी परेशानी क्यों खड़ी करूंगा? मैं तो बस तुम लोगों के साथ थोड़ी देर आराम से कहीं बात करना चाहता हूं। मुझे डर है कि शायद मैं वापस तुम लोगों से मिल नहीं पाऊंगा। अभिम की ऐसी बात सुनकर रिद्धिमा ने चीरते हुए कहा, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो कौन तुम? और हम भला तुमसे क्यों मिलना चाहेंगे?
इस बार अभिम ने सारी हद पार करते हुए डायरेक्टली उन दोनों से कहा, इस तरह बात करते हो? तुम लोग मुझे बिल्कुल क्यूट नहीं लग रही हो। सच कहूं तो तुम दोनों मुझे पसंद हो और आज रात के लिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों लड़कियां मुझे कंपनी दो। क्या तुम लोगों को स्पोर्ट्स कार, विला, ये सब कुछ पसंद है? अगर नहीं तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तुम दोनों लड़कियों को 3 मिलियन रुपए अलग अलग में देने को तैयार हूं। बस आज रात के लिए तुम दोनों मुझे खुश कर दो। उसकी इतनी घटिया बातें सुनकर रिद्धिमा ने उसे घिन नजरों से देखते हुए कहा, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तुम आदमी ही घटिया हो। सच कहो ना, तुम मेरे लिए तुम कचरे का ढेर हो और कुछ भी नहीं। तुम सोच रहे हो कि हम लोग तुम्हें कंपनी देंगे। एक काम करो, अपने पैसे समेट और किसी शांत जगह पर जाकर इन्हें आग लगाकर इन पर हाथ सेको और उस वक्त आराम से सोचना कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। उसकी घटिया बात सुनकर राधिका भी बहुत गुस्से के साथ बोली, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम कोई बाहर के आदमी हो या जबरदस्ती यहां घुस आए हो? इतना कहकर थोड़ी दूरी पर खड़ी शाशा को रिद्धिमा ने अपनी आंखों से इशारा किया कि वह किसी को बुलाकर लाए, पर शाशा कुछ कर पाती। उससे पहले ही अभिम ने उनके इस इशारे को देख लिया था और हंसते हुए बोला, अब जब तुम लोग खुद मेरे साथ नहीं चलना चाहती हो तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम दोनों को जबरदस्त के साथ लेकर जाने का। आज रात तुम दोनों मेरे हाथों से छूटकर कहीं नहीं जा सकती हो, समझी तुम? इतना कहकर अभिम ने अपने सबवे ऑर्डिनेंस को इशारा किया और उनसे बाद में उन्हें तुरंत रिद्धिमा, राधिका और शाशा को घेर लिया। शाशा को एक क्षण ले पाती, उससे पहले ही अभिम के आदमियों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अपने आसपास इस तरह की हरकतें होता देखकर धिमा बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाने लगी, क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो, हमें कोई है, प्लीज हमारी मदद करो। पार्टी में इस वक्त इतना ज्यादा शोर था कि किसी को भी रिद्धिमा के चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी, और अगर मुश्किल से किसी ने सुना भी था तो उन्हें क्लियर आवाज नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि शायद यह लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। इस वक्त अभिम के आदमी रिद्धिमा और राधिका को अपने साथ बाहर खींचकर लेकर जा रहे थे और शाशा को उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। पर शाशा बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। साशा को प्रॉब्लम में देखकर सौम्या, जो वहां से गुजर रही थी, उसे भी कुछ ठीक नहीं लगा और वह उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ गई। पर उसी वक्त अभिमन्यु के बॉडीगार्ड ने सौम्या को भी पकड़ लिया। सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या इतनी बड़ी पार्टी में रिहान की 3 इतनी खास लड़कियों के साथ कौन ऐसा कर सकता है? जब उसने देखा कि इस वक्त बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने होशियार से मौका देखकर उस सबॉर्डिनेट को जोर से पेट में लात मार दी, जिसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। लात मारने की वजह से वह आदमी दूर जाकर गिर गया और दर्द में करार नहीं लगा। जैसे ही शाशा ने ऐसा किया तो सौम्या को उस आदमी ने पकड़ा हुआ था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यू ओ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इतना कहकर वह शशा को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ा और इसी का मौका उठाकर सौम्या ने भी खुद को उस आदमी से बचा लिया। जैसे ही अभिमन्यु ने यह देखा, उसने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, व्हाट द हेक, वो लड़की भागी कैसे? जल्दी जाओ और पकड़ो उसे। शाशा इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसके पीछे अभिम के आदमी अपना सारा दम लगाकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे और आखिर में उन लोगों को हार माननी ही पड़ी। और दूसरा कारण यह भी था कि अगर वह लोग लगातार उसका पीछा करते रहते तो वे लोग सबकी पकड़ में आ जाते और जहां पर पार्टी होस्ट की जा रही थी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी उन सब ऑर्डिनेंस ने वापस अभिम के पास आकर कहा कि वे लोग भाग गई। इतना सुनते ही अभिम ने गुस्सा कर कहा, तुम सब लोग बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। तुम लोगों से 2 लड़कियां नहीं पकड़ी गईं। तुम लोगों को रखकर भी मुझे कोई फायदा नहीं है। इतना सुनकर उन सब ऑर्डिनेंस ने अभिम को शांत करने के लिए कहा, ठीक है यंग मास्टर, हम वापस जाकर उन लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं। अभिम ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वह लड़कियां मेरे किसी काम की नहीं है। यह दोनों खूबसूरत परियां मेरे लिए काफी है। जल्दी करो, जब कोई नहीं दिख रहा हो तो हम लोग यहां से निकल जाएंगे। अभिम के लिए पहले भी रिद्धिमा और राधिका ही उसकी जरूरत थी। शाशा और सौम्या को तो उन लोगों ने इसीलिए पकड़ा था ताकि वह लोग जाकर किसी को बता ना दे। अभिम राधिका और रिद्धिमा को लेकर वापस अपनी वोट के ऊपर आ गया। उन दोनों को देखकर अभिम ने हंसते हुए उनसे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों कौन हो, पर आज के बाद तुम दोनों सिर्फ मेरी रहोगी। हाँ अच्छा। तभी राधिका ने चिढ़ते हुए उससे कहा, सपने देखो, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? राधिका की बात सुनकर अभिम ने हंसते हुए उससे कहा, यह टाइम बात करने का नहीं है बेबी,
अगर तुम इसी तरह मुझे जवाब देती रही तो मैं इसका बदला तुमसे आज पूरी रात निकालूं। हाँ, वहीं दूसरी तरफ शशा इतनी बड़ी पार्टी में चारों तरफ रेहान को ढूंढ रही थी। रेहान के कुछ सबऑर्डिनेट के थ्रू कुछ ही देर में शशा रेहान तक भी पहुंच गई। शशा बहुत ही तेजी से भागते हुए रेहान तक पहुंची। इतनी तेज भागने की वजह से वह अपनी सांस भूल गई थी। उसने रेहान को पकड़कर आधे अधूरे शब्दों में कहा, रेहान नहीं, वो रिद्धिमा, राधिका और सौम्या। इतना कहकर शशा काफी देर तक लंबी लंबी सांसें लेती रही, पर फिर भी अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाए। साशा को इतना घबराया हुआ देखकर रेहान जल्दी से सब कुछ भूलकर साशा को शांत करते हुए बोला, क्या हुआ है? आए उन तीनों को मुझे आराम से सब कुछ बताओ। साशा ने एक गहरी लंबी सांस ली और रिलैक्स होते हुए बोली, पता नहीं कौन आदमी था, पर वह अपने साथ जबरदस्ती रिद्धिमा और बाकी लड़कियों को लेकर चला गया। उसके साथ उससे कुछ सब ऑर्डिनेंस भी थे। इतना सुनते ही रिहा एकदम से दंग रह गया। उसने लड़खड़ाते हुए पूछा, क्या क्या कहीं जा रही हो तुम कौन आदमी? किसकी बात कर रही हो? शशा ने उससे हाते हुए कहा, मैं उन लोगों को नहीं जानती हूं, जल्दी करो, अपने कुछ आदमी को लो और उन्हें बचाने के लिए जाओ। मुझे नहीं लगता कि वे लोग अभी तक ज्यादा दूर गए होंगे। अगर हमने और देर करी तो उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। रेहान समझ गया था कि यह वक्त कारण जानने का नहीं है, बल्कि सबसे पहले उसे उन लड़कियों को बचाना होगा। उसने शासा से कहा, जल्दी करो, चलो यहां से जल्दी से, मुझे वहां लेकर चलो। रेहान ने अपने साथ अभिनव और मैगी को भी ले लिया और वह चारों उस जगह पर पहुंचे जहां पर अभिनव ने उनके साथ यह सब किया था। यह किस्मत की बात थी कि शाशा वहां से भाग निकली थी। एक तरफ अभिम ने रिद्धिमा और राधिका को जबरदस्ती अपने सब्टेनेंट की मदद से अपने बोट तक ले गया था। वहीं पर शशा और सौम्या उन सब ऑर्डिनेंस की कैद से भाग निकली थी। साशा भागते हुए किसी न किसी तरह रेहान तक पहुंच गई और उसे जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बताया। उसके बाद रेहान भी अभिनव और मैगी को लेकर शशा के साथ उस जगह पहुंचा जहां पर यह सब कुछ हो रहा था। यह बहुत ही किस्मत की बात थी कि किसी न किसी तरह से शाशा वहां से भाग निकली थी और उसने दूर से अभिमन्यु और उसके आदमियों को बीच की तरफ जाते हुए देख लिया था। असल में शाशा तो वहां से भाग गई थी, पर सौम्या वापस पकड़ी गई थी। इस वक्त राधिका और बाकी दो लड़कियां यानी सौम्या और विदिमा अपने आप को अभिम की कैद से छुड़ाने के लिए नाकामयाब कोशिश कर रही थी। इन तीनों लड़कियों को अभिम ने अपने आराम के लिए चुना था, इसलिए उनके सब ऑर्डिनेंस ने चाहकर भी इन तीनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वैसे तो इस वक्त रात थी, पर पूरे बीच के ऊपर इतनी ज्यादा लाइटें थीं कि रेहान आराम से अंधेरे में भी रिद्धिमा और बाकी सबको देख सकता था। तभी अचानक रेहान की नजर उन लोगों पर पड़ी जो जबरदस्ती रिद्धिमा और बाकी सबको लेकर जा रहे थे। रेहान ने चिल्लाते हुए उन लोगों से कहा, वहीं पर रुक जाओ, और उसके बाद उसने भागते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वैसे अभिमन्यु जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहता था, इससे पहले कि कोई उसे ढूंढकर निकाल और इससे चीजें उसके लिए और मुश्किल हो। पर जब उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने भागने की बजाय खुद के यंग मास्टर होने पर गुरूर किया और हिम्मत दिखाते हुए पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाते हुए बोला, कौन है? ये हिम्मत कैसे हुई इस आदमी की मेरे काम में और उनक लगाने की? जैसे ही अभिम पीछे पलटा तो रेहान एकदम हैरान रह गया। उसने देखा कि इतनी देर से वह जिस आदमी का पीछा कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि अभिम है। रेहान ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अभिमन्यु को इंसान निकलेगा, और उसने यह बात भी बिल्कुल नहीं सोची थी कि अब अभिम उसकी पार्टी में बिना बुलाए ही गुस्सा चला आएगा। वहीं दूसरी तरफ जब अभिम ने भी देखा यह रेहान है तो वह भी एकदम से शॉक हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी देर से रेहान उसका पीछा कर रहा है। अभिमन्यु को देखते ही रेहान ने चिल्लाते हुए उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी के एम्प्लॉय को अरेस्ट करने की? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, इनके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी मत। जल्दी करो, चुपचाप इन्हें छोड़ दो। जैसे ही अभिम ने सुना कि रेहान ने अभी अभी इन लड़कियों को अपना एम्प्लॉय बताया तो उसमें हैरान होकर पूछा, तुम्हारे एम्प्लॉय? और इतना कहकर वह रिद्धिमा की तरफ देखने लगा। उसे जो बार बार लग रहा था कि वह इन्हें जानता है, वह फीलिंग फिर से उसके दिल में आने लगी। अभिम ने फिर से ध्यान से रिद्धिमा की तरफ देखा और तब जाकर उसे याद आया। उसने हैरान होते हुए कहा, ओ तो तुम लोग हो वह 4 लड़कियों का कॉम्बिनेशन ड्रीम एंजल। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि तुम लोग मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो।
रेहान ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुमने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कैसे की? लगता है जिंदगी से तुम्हारा मन उठ चुका है। रेहान की यह बातें सुनकर अभिम डरा नहीं बल्कि जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, रेहान, तेरी वजह से मैंने बहुत कुछ सहन किया है, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना उसकी भरपाई आज ही कर लूं। तेरी लड़कियों को तो मैंने आज उठा लिया और मेरा जो मन करेगा वह मैं उनके साथ करूंगा। अच्छा होगा तू चुपचाप रास्ते से हट जाए। वैसे अगर तू नहीं पटेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज मैं तेरा चैप्टर फिनिश करके रहूंगा। अभी म्यू की ऐसी बातें सुनकर रेहान हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था से आखिर अभिम में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से गया कि वह सीधे सीधे रेहान से लड़ने को तैयार तक हो गया था। इस बार रेहान ने अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा टाइट करते हुए और अपनी टोन को कड़क करते हुए कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर मेरे हाथों से ही मर जाओ। रेहान की बातें सुनकर इस बार अभिम ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि रेहान अपने साथ सिर्फ 2-3 लोगों को लेकर आया है, जबकि उसके पास 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग हैं जो उसके सिर्फ एक इशारे पर किसी को भी धूल चटा सकते हैं। इस बार अभिम अपने साथ स्पेशली इन सब नत को लेकर आया था और इन सब की स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी थी कि एक बार में यह लोग 10 लोगों के साथ लड़ सकते थे। अभिम ने अपने लोगों को अपनी आंखों से इशारा किया और अगले ही पल उसके आदमियों ने रेहान और उसके लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। अभिम ने रेहान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो। तुम मुझसे डिलीट करने के लिए अपने साथ सिर्फ 3 लोगों को लेकर आए हो। मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं वह पल भर में तुम सब लोगों को खाक कर सकते हैं। अभिम की बात सुनकर रेहान ने शांति से अपने चारों तरफ खड़े लोगों पर एक नजर दौड़ाई और उसके बाद अभिम को देखते हुए शांति से कहा, लगता है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आज मुझसे जीत जाओगे? वही जब रिद्धिमा ने रेहान वहां पर देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि रेहान उसे बचाने के लिए वहां आया था और उसे पूरा विश्वास था कि रेहान उसे कुछ नहीं होने देगा। रिद्धिमा ने जब देखा सतीश कि अभिम बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है तो उसने अपने पास रखे हुए ठंडे पानी की बोतल को खोलकर पूरा पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया और फिर चिल्लाते हुए उससे बोली, लगता है तुम्हें खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अगर हो गया हो तो वापस जमीन पर आ जाओ। हनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अभी जितना गर्व महसूस कर रहे हो थोड़ी देर बाद उतना ही ज्यादा रो दो। रोस, रिद्धिमा की बात सुनकर अभिम ने चिढ़ते हुए उससे कहा, हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं रो? लगता है तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या बोले जा रही हो। खैर कोई बात नहीं, एक बार इस रेहान का काम पूरा कर दूं उसके बाद रुलाऊंग तो मैं तुम्हें और इतना रुलाऊंग, और शायद जब तक तुम मर नहीं जाती। पर तुम चिंता मत करना, इन सब चीजों को भी मैं बहुत एंजॉय करते हुए करूंगा। हाँ, अच्छा, इस वक्त अभिम की हंसी और उसका रूप राधिका और रिद्धिमा को किसी रावण से कम नहीं लग रहा था। रावण को तो फिर भी एक बार सही समझा जा सकता था, पर इस अभिम ने तो सारी हदें पार कर दी थी। अभिम को खुद पर आज पूरा विश्वास था। वह तो कल्पना भी करने लगा था कि किस तरह से रेहान अपने घुटनों पर बैठकर रोते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा, और इसके साथ साथ अभिम इन 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ आज रात कैसे मजे करेगा। यह सब कुछ सोचकर ही उसे काफी थरेल महसूस हो रहा था। अभिम ने लाते हुए रेहान से कहा, रेहान, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। तुम चाहो तो अब भी अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम पर दया करके तुम्हें माफ कर दूंगा और यहां से जाने दूंगा। अभिम की बातें रेहान को काफी बेहदाद। अभिम पर दया करते हुए अपना सिर हल्का सा ना में हिलाया और हंसते हुए बोला, आज तुम में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? भला मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे दया की भीख क्यों मांगने लगा? रेहान की बात सुनकर अभिम ने इतराते हुए कहा, कारण तुम्हारे सामने है। मेरे पास तुमसे ज्यादा लोग हैं। मैं चाहूं तो सिर्फ एक इशारे पर तुम्हें अभी मरवा सकता हूं, और मेरा विश्वास करो, मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर रेहान ने एक नजर फिर से अपने चारों तरफ दौड़ाई और उसके बाद एक सरकास्टिक स्मॉल के साथ, बलाओ तो तुम इसीलिए इतना ज्यादा उछल रहे हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास तुम्हारे आदमियों से 1000 गुना ज्यादा लोग हैं, तो क्या तुम अभी भी इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ मुझे मारने की कोशिश करोगे? रेहान, बात अभिम को मजाक लग रही थी। उसने हंसते हुए कहा, हा, मजाक करना बंद करो। 1000 गुना ज्यादा लोग कहां से आएंगे? तुम्हारे पास इतने लोग बेवकूफ कहीं का आ गया। अभिमा सच में इस वक्त रेहान के साथ मजाक करते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि कार तक सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा है।
हालांकि तभी अचानक से अभिम ने देखा कि अंधेरे में अंगन लोग अचानक से वहां पर पहुंच गए हैं और अंधेरे में खड़े होकर चारों तरफ से उन्हें गिर चुके हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अपनी ऐसी आंखों के सामने से एक बूंद पानी भी नहीं गिरने देंगे। एकदम से इतने सारे लोगों को देखकर अभिम और उसके साथ साथ उसके आदमी भी एकदम से डर गए। तभी रेहान ने उससे कहा, शायद अब तुम्हें मुझ पर विश्वास कर लेना चाहिए। मैं तो कब से इतना ज्यादा हैरान हो रहा था कि आखिर 10-12 लोगों को अपने साथ रखकर तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज रात मैंने अपने हजारों लोगों के साथ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और मानना पड़ेगा तुम में काफी गजस है, तभी तो भरी पार्टी में सिर्फ तुम मेरी लड़कियों को उठाकर ले आए। आई एम इम्प्रेस्ड। रेहान की नजरें इस वक्त अभिम पर ही थीं, जो पूरी तरह से अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा था और यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह अभी भी हार नहीं मान रहा है। असल में रेहान विदिमा और राधिका को ढूंढने के लिए तुरंत शश के साथ वहां आ गया था और जैसे ही यह बात रेहान के ब्लैक किंगडम सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चली थी तो वे लोग तुरंत रेहान के पीछे पीछे आ गई थी। असल में यह उन लोगों का काम करने का तरीका था। वे लोग एकदम से सामने नहीं आए बल्कि छुपकर रेहान के ऑर्डर का इंतजार करने लगे। रेहान ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, अब आपको क्या लगता है यंग मास्टर अभिम, इस बार आपको मेरी लड़कियों को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। रेहान की बात सुनकर भी अभिम ने कुछ नहीं कहा। वह एकदम से दंग रह गया था। जिस लड़ाई को वह बिना लड़े ही जीतने वाला था, अब वह उसे पूरी तरह हार चुका था। अभिमन्यु ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेहान अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पार्टी करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह की पार्टी थी। ब्लैक के सिक्योरिटी गार्ड की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं थी और कहीं ना कहीं वे लोग उसके आदमियों से बेहतर ही थे और सबसे बड़ी बात, उन लोगों की तादाद हजारों में थी। अगर यह लोग उनके साथ लड़ते हैं तो यह बात पक्की है कि अभिम और उसके साथ आए हुए सभी लोग कुछ ही देर में धराशायी हो जाएंगे। इस वक्त अभिम को लग रहा था कि शायद उसके साथ आए हुए ये गार्ड्स भी उसे छोड़कर जाने ही वाले हैं। इसीलिए अभिम ने एक रूखी सूखी जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर बखरी और रेहान से बोला, रेहान, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि यह सब कुछ एक गलतफहमी है। इस वक्त अभिम का चेहरा देखने लायक था। उसकी हालत को देखकर रेहान को मन ही मन हंसी आ रही थी। अभी तक अभिम रेहान से कह रहा था कि वह से घुटनों के बल बैठकर अपनी जिंदगी की भीख मांगे, पर कुछ ही देर में पूरी तरह सिचुएशन बदल चुकी थी। इस वक्त अभिम रेहान से दया की भीख मांग रहा था। अभिम ने गिड़गिड़ा हुए कहा, रेहान, यंग मास्टर रेहान, आपको तो पता ही है कि जब हमने लड़ना शुरू नहीं किया था उससे पहले तक तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मैंने सही कहा ना? और आप भी जानते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बड़ी दुश्मनी भी नहीं है। आज सच में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है आपकी तीनों एम्प्लॉय। बिल्कुल ठीक है, चाहे तो आप देख लीजिए। अपनी बात पूरी कर अभिम ने अपने सबटेनेंट को इशारा दिया कि वह उन तीनों लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके वहां से जाने दे। जैसे ही अभिमन्यु के आदमी उन तीनों लड़कियों को छोड़ने के तो रिद्धिमा ने आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए अभिम के आदमियों को धक्का दे दिया और जल्दी से रेहान की तरफ दौड़कर आ गई। अभी तक अभिम के तेवर बहुत ज्यादा थे। वह चाहता था कि वह रेहान को हर हाल में जलील करें और उसे माफी मांगने पर मजबूर करें, पर कुछ देर में पूरा पासा पलट गया जब उसने देखा कि दूर दूर तक हजारों गार्ड्स खड़े हुए हैं और चारों तरफ से उसे और उसके आदमियों को घेर लिया गया है। अब बस मुंह के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने रेहान के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी और सफाई देने की कोशिश की। उसने बार बार रेहान से कहा कि उसे कोई गलतफहमी हो गई। उसे नहीं पता था कि यह तीनों लड़कियां रेहान की एम्प्लॉय है और इतना कहकर उसने तुरंत अपने गार्ड को उन तीनों लड़कियों को छोड़ने का इशारा किया और जैसे ही उन गार्ड ने रिद्धिमा की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो रिद्धिमा ने गुस्से में आकर उस गार्ड को धक्का दे दिया और जल्दी से काफी के पास आ गई। वो तीनों लड़कियां डर से रेहान के पास पहुंचकर लंबी लंबी सांसें ले रही थीं और सुकून से खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए रेहान का नाम लिए जा रही थी। तभी रेहान ने थोड़ा फिक्र करते हुए उनसे पूछा, क्या तुम सब लोग ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? रेहान सवाल सुनकर रिद्धिमा और बाकी सब ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि वो ठीक हैं। तभी रिद्धिमा ने गुस्से से कहा, हम लोग ठीक हैं, पर यह आदमी बहुत ज्यादा घटिया है। मुझे हर हाल में इसे सबक सिखाना है। अगर आज शाशा नहीं सही टाइम पर होशियारी नहीं दिखाई होती और रेहान को ढूंढकर यहां तक नहीं लाती तो जरूर आज ये आईएस इनके साथ बहुत गलत करता।
जैसे ही रिद्धिमा को ख्याल आया कि अगर सच में आज उन लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता तो फिर इतना सोचकर ही रिद्धिमा एकदम काम गई थी। रिद्धिमा की बात सुनकर रेहान ने उन सब से कहा। अपनी लाइफ और डिग्निटी के बीच में उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। अभिम ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और रेहान से माफी मांगते हुए बोला, यंग मास्टर रेहान, मैं अपने नाम और शोहरत में इतना अंधा हो गया था कि मैंने बिना वजह आपको परेशान किया। प्लीज मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। इस वक्त अभिम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दिल से माफी मांग रहा है और अपने की हुई हर गलती के लिए शर्मिंदा है। असल में दिल ही दिल वह इस वक्त गुस्सा और नफरत से भरा हुआ था और यही सोच रहा था कि एक बार मौका मिल जाए तो वह रेहान से बदला जरूर लेगा। जब भी अभिम रेहान से मिलता था तो उसे कभी भी कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि हर बार उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था और इस बार तो उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। इस वक्त अभिमा ने अपने दिल में खुद से बात करते हुए कहा, आज तुम्हारा दिन है, इसीलिए तुम जो चाहे वह कर लो, पर याद रखना भविष्य में मुझे ऐसा कोई मौका मत देना जिसका फायदा उठाकर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। अगर तुमने मुझे ऐसा कोई मौका दिया तो मैं जरूर तुम्हें सबक सिखाऊंगा और अपनी आज की बेइज्जती का बदला लूंगा। अभिमन्यु के माफी मांगने के बाद भी रेहान ने रिद्धिमा और बाकी लड़कियों को उसके सामने खड़ा कर दिया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तुम मच्छर की तरह धीरे धीरे बोलना बंद करो, अपनी आवाज खुद का तेज करो और अपने एटीट्यूड को थोड़ा लोआ करो। उसके बाद उसने अभिम से कहा कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि इन लड़कियों से माफी मांगनी है। अभिमन्यु को दिल से बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त सिचुएशन गुस्सा करने की नहीं थी। उसने खुद को शांत किया और अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए बोला, यंग मास्टर रेहान और आप तीनों लड़कियां, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने आज रात आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगी। इस बार अभिम का एटीट्यूड और टोन देखकर लग रहा था कि वह काफी सिंसियर से होकर माफी मांग रहा है। यही सोचकर रेहान ने रिद्धिमा और बाकी लड़कियों से पूछा, क्या अब तुम लोगों का गुस्सा शांत हो गया? असल में अभी अभी रिद्धिमा और बाकी दोनों लड़कियां काफी ज्यादा गहरे शोक से निकली थीं और काफी ज्यादा डरी हुई भी थीं। और रेहान की मदद से अब उन लोगों का गुस्सा और डर काफी हद तक चला गया था और जो बच गया था वह थी संतुष्टि कि उन लोगों ने अभिमत जैसे आदमी को सबक सिखाया था। रेहान ने देखा कि अब वधमा और बाकी दोनों लड़कियां काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं, इसीलिए उसने अभिम को चेतावनी देते हुए कहा, यह देखते हुए कि तुमने अपनी गलती मान लीजिए तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं और अब तुम्हें कोई और परेशानी नहीं दूंगा। अच्छा होगा अगर तुम मेरी बात मान लो और आगे से मेरे सामने नजर भी ना आओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। रेहान की बात सुनकर अभिम जल्दी से खड़ा हुआ और रेहान से बोला कि ठीक है, यह मास्टर, फ्यूचर में जब भी आप मुझे कहीं दिखाई देंगे तो मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। अभिम की बात सुनकर रेहान ने उसे बहुत ही सख्त आवाज में कहा, तो ठीक है, अभी मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ और मुझे यहां दोबारा दिखाई मत देना। अभिम ने जब देखा कि रेहान ने उसे छोड़ दिया है तो उसने एक गहरी लेते सुकून भरी सांस ली और जल्दी से वहां से अपने आदमी के साथ निकल गया। अभिम के पैर अभी तक लड़खड़ा रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो प्लानिंग की थी वह सब बर्बाद हो गई थी और रेहान के हजारों आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। रेहान ने जब देखा कि इस काली अंधेरी रात के अंदर अभिमा वहां से जा चुका है तो उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वे लोग वापस चले जाएं और अपनी पार्टी एंजॉय करें। तभी अभिम रेहान के सामने आया और उससे बोला, यंग मास्टर रेहान, मुझे लगता है कि अभिम फिर से आप पर हमला कर सकता है, क्योंकि महल 5 स्टार होटल की सिक्योरिटी के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद वे इतने अवेयर नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने अभिम को अंदर आने दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं जाकर इन्वेस्टिगेट करूं? रेहान ने अपने हाथ दिखाकर अभिम को रोक दिया और अपना सिर हिलाते हुए उसे मना करते हुए बोला, रहने दो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं जानता हूं यह अभिम अपना स्टेटस दिखाकर कुछ भी कर सकता था और फिर वह गार्ड कैसे इतने बड़े आदमी को रोक सकते थे। शायद वह लोग भी यही सोच रहे होंगे कि अभिमन्यु को अंदर जाने दे या नहीं। नहीं, पर रोकने की हिम्मत उन लोगों में नहीं थी, इसलिए उन्होंने अभिम को अंदर आने दिया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उन लोगों को परेशान मत करो। अभिनव ने अपने मन में सोचा, यह तो यंग मास्टर रेहान का अच्छा दिल है जिसकी वजह से यह सिक्योरिटी गार्ड वाले बच गए, वरना इन लोगों के साथ में मैं बहुत बुरा करता। अभिनव को कुछ सोचना हुआ देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा,
इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को और आगे खींचना चाहिए। हालांकि यह सिचुएशन काफी अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत ज्यादा डेंजर की थी, पर खुशकिस्मती से रेहान ने इसे समझदारी से सुलझा लिया था। और तो और यहां खड़े हुए सभी लोगों को फ्री में एक अच्छा खासा शो देखने को मिल गया था, इसीलिए इन लोगों के मूड भी ज्यादा खराब नहीं हुए होंगे। अभी अभी जो हुआ था उसकी वजह से रेहान के ब्लैक किंगडम सिक्योरिटी गार्ड्स ने डिसाइड कर लिया था कि वे लोग अब ताजमहल 5 स्टार होटल की सिक्योरिटी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बिना रेहान के ऑर्डर दिए ही सिक्योरिटी गार्ड्स के कुछ ग्रुप पार्टी से बाहर आ गए और वहां आकर सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में इस वक्त रेहान और बाकी सभी बोनफ्रिंग बैठे हुए थे, जहां पर रिदमा एक बड़ा लार्ज कप वाइन का एक ही घोट में पी गई और इसे पीने के बाद उसने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। मुझे लग रहा था कि आज वह कमीना शायद मेरे साथ कुछ गलत कर ही देगा। और मेरी इज्जत सच कहे तो राधिका भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए चिंता के साथ कहा, अगर तुम डरी हुई हो तो भी तुम्हें इतना पीने की जरूरत नहीं है। हमारे बॉस ने सब कुछ सही कर दिया है। राधिका की बात सुनकर विदिमा ने एक और वाइन का बड़ा कप पीते हुए कहा, जैसे तुम कह रही हो उससे मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि इस डर के कारण मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं इतना ज्यादा पी रही हूं। असल में आज पार्टी में जो वाइन लाई गई थी वह अल्कोहल के मामले में उतनी खतरनाक नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल फ्रूट जूस था, इसीलिए रिधिमा इतना ज्यादा पी रही थी। अगर यह रेड वाइन होती तो शायद अभी तक रिधिमा इधर उधर गिर रही होती। रिधिमा और राधिका की बात सुनकर रेहान ने राधिका से कहा, अगर तुम्हें पीना है तो तुम भी थोड़ी सी भी सकती हो, यह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। रेहान की बात सुनकर राधिका को याद आया कि उसने शुरू से लेकर अभी तक एक बार भी रेहान को थैंक यू नहीं कहा था। एक तरफ अभिम रेहान से माफी मिल जाने के बाद अपने लोगों को लेकर वहां से चला गया और दूसरी तरफ रेहान के बॉडीगार्ड अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने बिना रेहान के ऑर्डर का इंतजार करे तुरंत पार्टी छोड़कर अपनी पोजीशन संभालने और हर एक इंसान के ऊपर नजर रखने लगे। वहीं पार्टी के अंदर विदिमा लगातार वाइन पिए जा रही थी। उसे अभी तक डर लग रहा था, पर इतना ज्यादा पीने की वजह से कहीं ना कहीं उसके लिए राधिका परेशान हो रही थी और उसे समझा रही थी कि वह इतना ज्यादा ना पिए। तभी रेहान ने उसे कहा कि यह वाइन सूड अल्कोहल है, इसीलिए अगर वह चाहे तो खुद भी थोड़ा सा पी सकती है। तभी राधिका को याद आया कि उसने आपकी तरफ एक बार भी रेहान का शुक्रिया अदा नहीं किया है। राधिका खड़ी होकर रेहाने और बगल में आकर बैठ गई और उससे बोली, बॉस, आज आपने जो भी किया उसके लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। अगर आज आप सही टाइम पर नहीं आते और हमें नहीं बचाते तो शायद हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे। राधिका की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, तुमने पहले ही मुझे बॉस बोल दिया है तो अब तुम ही बताओ। एक बॉस को अपने एम्प्लॉयज की मदद नहीं करनी चाहिए तुम्हें। मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही किया जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेहान की बात सुनकर राधिका ने एक प्यारी सी मुस्कान दे दी और अपने आप से अपने मन में कहा, वह सच में बहुत खुश नसीब है कि उसके बॉस रेहान जैसे हैं। राधिका पहले एक बार में सिंगिंग करती थी और आधे ही साल में राधिका रेहानी एम्प्लॉय बन गई थी और जल्दी ही इस एंटरटेनमेंट स्किल में पॉपुलर सिंगर भी बन गई थी और साथ ही साथ उसे इतनी बड़ी मूवी में काम करने का मौका भी मिल रहा था। उसके साथ इतना सब कुछ जो भी अच्छा हुआ था वह सब रेहान की वजह से ही हुआ था। राधिका यह सोचकर ही काफी खुश थे कि रेहान सिर्फ एक अच्छा दोस्त था नहीं था, बल्कि अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों का बहुत ख्याल भी रखता था। अपने दिल में राधिका रेहान के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, पर वह जानती थी कि रेहान कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और एक आम सिंगर के लिए रेहान जितने बड़े आदमी के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए उसने कभी भी अपनी फीलिंग अपने चेहरे पर नहीं आने दी और उसे हमेशा छुपा कर रखा। रेहान ने जब देखा कि राधिका अभी भी कुछ सोच रही है और शायद कहीं ना कहीं परेशान है, तो रेहान ने उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ बोलने का सोचा ही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रेहान ने देखा कि यह कॉल विमन का है जो अवनी के उस साइकेट्रिस्ट को ढूंढने के लिए अमेरिका गया था, और अगर उसने इस वक्त कॉल किया है तो जरूर कोई ना कोई प्रोग्रेस हुई होगी। यही सोचकर रेहान जल्दी से फोन उठा लिया और फोन उठाते ही पूछा, विमन, सब कुछ कैसा जा रहा है?
विमन ने बहुत ही शांति से रेहान को जवाब दिया, बॉस, जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी थी उस इन्फॉर्मेशन का आदमी मुझे मिल गया है और मैं उसे आपके पास लेकर आ रहा हूं कल सुबह टेक्सास। आपके पास होगा विमन, और उसके आदमियों के लिए इस तरह का काम कोई बड़ी बात नहीं थी। रेहान ने खुश होते हुए उससे कहा, वेरी गुड, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है। रेहान की बात सुनकर विमन ने उससे कहा, नहीं बॉस, यह तो हमारा काम है। वैसे भी इस आदमी को ढूंढना बहुत आसान काम था, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी। विमन की बात सुनकर रेहान ने उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, ठीक है, फिर उसे सेफली यहां पर वापस लेकर आओ। सावधान रहना, उसे भागने मत देना। रेहान की बात सुनकर विमन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, हम पूरा ख्याल रखेंगे कि यह यहां से हिले भी ना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। रेहान ने जो पार्टी दी थी वह लगभग आधी रात तक चल रही थी और चारों तरफ बहुत खुशनुमा माहौल था, पर रेहान के चेहरे पर हल्की उदासी थी। रेहान वहां से खड़े होकर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वापस होटल में आ गया। वहां अगर उसे पता चला कि सिया आज रात होने के साथ ही सोएगी ताकि उसका ख्याल रख सके। असल में आज पहला दिन था जब अवनी अपने सम्मोहन से पूरी तरह से ठीक हुई थी और सिया को डर था कि कहीं अवनी को कोई और तकलीफ ना हो जाए। इसीलिए वह चाहते थे कि वह आज रात उसके साथ ही रहे ताकि उसका ख्याल रख सके। रेहान ने भी उसे कुछ नहीं कहा और जाने दिया। उसके बाद वह अपने ने कमरे में अपना सिर बेड के सिरहाने टिका कर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक वहीं पर लेटा रहा। उसके दिमाग में लगातार कई बातें चल रही थी। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और खड़ा होकर जल्दी जल्दी अपने कमरे के बाहर कदम बढ़ाने लगा। कुछ ही देर बाद अचानक से एक कमरे का दरवाजा उसने खटखटाया और अगले ही पल उस कमरे का दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर जो इंसान था, उसने जब रेहान को वहां देखा तो वह एकदम हैरान रह गया। फिर भी उस इंसान ने कुछ नहीं कहा और एक तरफ होकर रेहान को कमरे के अंदर आने दिया। जैसे ही हान कमरे के अंदर आया, उसने खुद ही कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और कमरे से सटकर लगातार उस इंसान को देखता रहा, बिना एक भी पलक झपकाए। लगभग 1 मिनट तक इसी तरह उस इंसान की आंखों में देखने के बाद रेहान ने जाकर उसे गले से लगा लिया, जिसकी वजह से उस इंसान के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि कियारा थी। जब कियारा ने रेहान को इस तरह अपने गले लगे हुए देखा तो थोड़ा सा डर गई, क्योंकि इस वक्त रेहान की आंखों में आंसू भी थे। कियारा ने पहले उससे कुछ नहीं पूछा और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहला रही। इससे रेहान ने उसे और कसकर पकड़ लिया। तो क्या तुम आज की न्यूज की वजह से परेशान हो? रेहान का सवाल सुनकर कियारा ने उसे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहा, मैं क्यों परेशान होने लगी रेहान? तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे वह करो। मैं कौन होती हूं तुम्हें रोकने वाली? कियारा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेहान को काफी ज्यादा हर्ट हुआ। उसने कियारा का चेहरा अपनी तरफ किया और उसे सवालिया नजरों से पूछा, तुम कौन होती हो? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है और मेरी जिंदगी पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। रेहान का ऐसा जवाब सुनकर कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कुछ नहीं कहा। कियारा को इस तरह रोता हुआ देखकर रेहान ने उसे अपने गले लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। शायद मैं भूल गया था कि मेरे लिए मेरी जिंदगी भी पहले से कोई है जिसका मुझे ख्याल रखना है और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रेहान की बात सुनकर कियारा ने रेहान से दूर होते हुए अपने हाथों की बंद मुट्ठी से उसे प्यार से मारते हुए कहा, कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम बहुत बुरे हो रेहान, बहुत बुरे हो। मैंने तुमसे मिलती है पहले दिन ही खुद को तुम्हें सौंप दिया था, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कियारा की बातें सुनकर रेहान की आंखों में भी आंसू आने लगे। उसने कियारा के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे रोकते हुए उससे कहा, तुमने सही कहा, मैं सच में बहुत बुरा हूं। तुमने पहले दिन खुद को मुझे सौंप दिया और मैंने तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की कोई कदर नहीं की। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज कियारा। मैं सच कह रहा हूं कि कियारा, सिया और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ अनजाने में हुआ था और उसके ऊपर मेरा भी जोर नहीं था। उसके बाद सिया को यहां पर लेकर आना, उसका फिल्म में काम करना, वह सब कुछ बस होता चला गया। कहीं ना कहीं इन सब में सिया के लिए मेरे मन में सिंपैथी थी, इसीलिए शायद मैंने इस बात को ज्यादा क्लियर नहीं किया। और रही बात अनी की, तो उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन मीडिया वालों ने अपनी मर्जी से जो मनाया वह यहाँ से छाप दिया।
मैं तो सेट के ऊपर भी अवनी से 6 फीट की दूरी पर बैठता हूं। रेहान की यह बात सुनकर कियारा के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई और उसे हंसता हुआ देखकर रेहान भी मुस्कुराने लगा। रेहान को हंसता हुआ देखकर कियारा ने झूठा नाराज होते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तक मानी नहीं हूं। मुझे यह बताओ कि अनी वाली बात तो मैं फिर भी मान लूं, पर सिया को तुमने अपने कमरे में क्यों रखा हुआ है? बोलो, जवाब दो मुझे। सिया की बात सुनकर रेहान ने जल्दी से कियारा से कहा, उसने मेरी कोई गलती नहीं है। उस वक्त मैं सिया के लिए कोई अलग कमरा ही बुक करने गया था, पर पूरा होटल पहले से ही बुक था और कोई भी कमरा खाली नहीं था, इसीलिए मुझे उसे अपने लग्जरी एस्ट में रखना पड़ा। पर मैं कसम खाता हूं, वह मेरे बेडरूम में नहीं रहती है। उसके पास अपना बेडरूम है। तुम तो जानती हो ना कि मेरे स्वीट में बहुत सारे बेडरूम हैं। रेहान का इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन सुनकर कियारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने फिर से रेहान को गले लगाकर कहा, इस बार अगर मैंने कहीं से भी सुना कि तुम्हारा उससे अनिया किसी और से कोई भी रिश्ता है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। नहीं नो, असल में तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी। रेहान ने जैसे ही सुना कि कियारा उसे छोड़कर जाने की बात कर रही है तो रेहान ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया और कियारा को कसकर गले लगाते हुए बोला, तुम ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला समझी तुम। और हाँ, मैं बिल्कुल किसी के पास नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। रेहान की बातें सुनकर कियारा ने हंसते हुए उससे कहा, अच्छा ठीक है, पर अब मुझे छोड़ो तो सही, कब तक इसी तरह गले लगे रहोगे? यह सुनकर रेहान ने और कसकर कियारा को गले लगा लिया और कहा, जब तक तुम मुझे माफ ना कर दो। उसकी बात सुनकर कियारा ने हंसते हुए कहा, माफ तो कब का कर दिया। यह सुनकर रेहान ने कियारा को कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। कियारा ने पहले ना नुक्कर किया पर बाद में मान गई और आंखें बंद कर ली। तभी कियारा ने महसूस किया कि रेहान उसके गले में कुछ पहना रहा है। जैसे ही कियारा ने अपनी आंखें खोली तो अपने गले में इतना सुंदर पर पल नेकलेस देखकर वह हैरान और खुश दोनों हो गई। इतना सुंदर नेकलेस कियारा के ऊपर और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। कियारा ने एक्साइटेड होकर पूछा, रेहान ये बहुत सुंदर है, तुम इसे कहां से लेकर आए हो? यह सवाल सुनकर रेहान ने कियारा को अपनी तरफ घुमाया और उसके गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बोला, तुम्हें याद है ना, मैं अभी ऑक्शन एसोसिएशन में जाकर आया था, वहीं से इसे खरीदा था और आज तुम्हें देने का मौका मिला है। जैसे ही कियारा ने ऑक्शन एसोसिएशन का नाम सुना तो उसने हैरान होकर रेहान को देखते हुए कहा, पर वहां तो बहुत महंगी और रेयर चीज मिलती है ना कियारा का ऐसा बच्चों जैसा सवाल सुनकर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इस खुशी से और प्यारी सी मुस्कान से ज्यादा महंगा नहीं था। अब तुम इसे पहन के रखोगी एंड आई रियली सॉरी, मैंने बहुत दुखी किया है तुम्हें। उसकी बात सुनकर कियारा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई इस नेकलेस से हो गई। और इतना कहकर दोनों हंसने लगे। एक तरफ आज राधिका को खुद के ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वह रेहान के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं बाकी लड़कियों की तरह उसके मन में भी रेहान के लिए एक सॉफ्ट कोना था और वह जानती थी कि उसका और रेहान का रिश्ता मुश्किल है, इसीलिए उसने अपनी फील को अपने मन में ही दबा कर रखा। वहीं दूसरी तरफ रेहान को एहसास हुआ कि बिना कियारा के उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है और कियारा उसके लिए सब कुछ है। इसलिए रेहान कियारा को मनाने के लिए उसके पास चला गया। इस वक्त अवनी अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। जब से रेहान ने उसे बताया था कि कल सुबह उसके आदमी अमेरिका से डॉक्टर किरण को यहां ले आएंगे, तब से अवनी काफी बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि डॉक्टर किरण अवनी का क्रश है और अवनी कहीं ना कहीं उन्हें पसंद भी करती थी। पर जब से सारे सबूत और शक डॉक्टर किरण की तरफ जा रहे थे, तब से अवनी को भी लगने लगा था कि डॉक्टर किरण ने ही उसे हिप्नोटाइज किया है। कल जब वह डॉक्टर किरण से मिलेगी तो वह किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसे भी नहीं पता था। असल में रेहान पहले से अवनी को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। मैं सोचा कि आज नहीं तो कल अवनी को इसका सामना करना ही है। ऐसे में अच्छा होगा अगर अवनी खुद को पहले से ही इसके लिए तैयार कर ले, और जब से कुछ टाइम के लिए हिप्नोटाइज हुई थी तब से उसकी मेंटल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं थी। ऐसे में एकदम से कल अगर वह डॉक्टर किरण को देखती तो शायद उसके दिमाग पर इसका ज्यादा असर हो सकता था। इसीलिए उसने अवनी को पहले ही बता दिया। अगले दिन मैगी रेहान के कमरे में आए और उसे जिस स्याकार जगाया। यंग मास्टर कार्तिक सिक्योरिटी चीफ विमन वापस आ गए हैं और बाहर अपने आदमियों के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। रेहान अपनी आंखें मसलते हुए खड़ा हुआ, क्योंकि कल रात को पार्टी काफी देर तक चली थी और उसके बाद वह काफी देर तक कल कियारा के साथ था।
आंखें खोलते ही रेहान को कल रात कियारा के साथ बिताया समय याद आने लगा और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई, जिसे मैगी ने भी नोटिस कर लिया था। रेहान ने मैगी से कहा, ठीक है, उन लोगों से कम थोड़ी देर इंतजार करें, मैं जल्दी ही उनसे मिलता हूं। मैगी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहां से जाने लगी। तभी रेहान ने उससे पूछा, क्या तुमने अवनी को जगा दिया है? मैगी ने काफी शांत होते हुए कहा, मैं पहले आपको इन्फॉर्म करने के लिए आ गई थी और मिस अवनी अभी तक वहां पर नहीं गई है। रेहान ने ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ और जाकर अवनी को इन्फॉर्म करो। मैगी ऑर्डर लेकर वहां से चली गई और रेहान भी जल्दी से खड़ा होगा वॉशरूम चला गया। जल्दी से अपने कपड़े पहने और होटल के दूसरे रूम में चला गया, जहां पर विमन अपने आदमियों के साथ रेहान का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रेहान होटल के दूसरे कमरे में गया तो वहां जाते ही उसने देखा कि एक अजीब सा आदमी सोफा के ऊपर बैठा हुआ है, जिसे विमन के आदमियों ने चारों ओर से घेरा हुआ है। यह आदमी साइकेट्रिस्ट किरण ही थी, पर जैसा रेहान ने सोचा था उनकी उम्मीद से काफी अलग थी, क्योंकि जैसा अवनी ने बताया था उस हिसाब से डॉक्टर किरण काफी सक्सेसफुल आदमी थे और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनका कपड़े पहनने का तरीका और रहने का तरीका भी काफी अच्छा था, पर इस वक्त रेहान के सामने जो इंसान बैठा था वह काफी अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी आई हुई थी और उसके बाल बिल्कुल चिड़िया के घोंसले की तरह दिख रहे थे, और कुल मिलाकर इस वक्त यह आदमी काफी भद्दा दिखाई दे रहा था। एक बार के लिए तो रेहान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सामने बैठा हुआ इंसान कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है और किसी बड़े और एम स्टार का ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि रेहान को तो इस आदमी को देखकर एक मजबूर और बेघर इंसान की फीलिंग आ रही थी। रेहान ने अपने इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विमन की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, यह आदमी इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है? तुम पक्का उसी इंसान को लेकर आए हो ना जिसके बारे में बताया गया था? इस वक्त विमन कोने में खड़ा था। उसने रेहान से कहा, यंग मास्टर, यह आदमी डॉक्टर किरण ही है जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। जब से हम इन्हें यूएस में ढूंढ रहे थे तब से यह बिल्कुल ऐसे ही हैं। पहल तो विमन और उसके आदमियों को भी लगा कि उन्होंने शायद किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है, क्योंकि साइकोलॉजी वर्ल्ड का इतना नामी और मशहूर डॉक्टर भला इस तरह से क्यों दिखाई देगा। हालांकि विमन ने भी बार बार यह बात कंफर्म की कि यह आदमी डॉक्टर किरण ही है, और उसके बाद ही वे लोग इसे यहां पर लेकर आए हैं। रेहान ने एक नजर उस आदमी पर डाली और उसके बाद उससे पूछा, तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। क्या तुम किरण हो? हालांकि जब से यह आदमी आया था तब से चुपचाप ही बैठा हुआ था। रेहान के पूछने पर भी इसमें कोई जवाब नहीं दिया। इस आदमी को देखकर विमन ने रेहान से कहा, यंग मास्टर, हम जब इस आदमी से मिले थे तब भी यह ऐसा ही था। इसे देखकर लगता है कि यह किसी गहरे मानसिक तनाव से होकर गुजरा है। मुझे लगता है कि इसके मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। रेहान ने विमन को देखकर कहा, एक फिजिशियन को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि यह इम्पॉसिबल नहीं है, और मुझे शुरू से लग रहा है कि इस आदमी के साथ कुछ तो स्पेशल है। शुरू में रेहान यह मजाक लग रहा था, पर फिर उसे लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसी वक्त मैगी ने बाहर से दरवाजे को अंदर की तरफ धर खेलते हुए कमरे के अंदर आकर रेहान से कहा, यंग मास्टर, अग्नि पहले ही जग गई थी, मैं उसे यहां पर लेकर आ गई हूं। रेहान ने अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए कहा, ठीक है, उससे अंदर लेकर आओ। जैसे ही मंगी ने अवनी का नाम लिया तो डॉक्टर किरण की आंखें एकदम से मुंह करने लगी। रेहान ने अपनी आंखों के कोनों से इस बात को नोटिस कर लिया था। अभी पूरी रात सो नहीं पाई थी और काफी ज्यादा परेशान भी थी। आफ्टर ऑनर, उसके लिए भी यह सब आसान नहीं था। जब मैगी ने आकर उसे बताया कि डॉक्टर किरण को यहां लाया जा चुका है, तब जाकर अवनी को थोड़ा सुकून मिला। अवनी ने एक गहर लंबी सांस ली और अंदर आने के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही अवनी कमरे के अंदर आई तो वह रेहान से ज्यादा हैरान हो गई। अवनी को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो इंसान बैठा है वह वही इंसान है जिससे अवनी काफी घुली मिली हुई थी। अवनी ने बहुत ही हैरानी भरे लफ्जों में कहा, किरण, क्या तुम डॉक्टर किरण हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों दिखाई दे रहे हो? डॉक्टर किरण ने जब देखा कि अवनी कमरे के अंदर आ रही हैं, तो उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और फाइनली अपने मुंह को हल्का सा कुछ बोलने के लिए खोला, पर उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकली, जैसे वह काफी टाइम बाद कुछ बोल रहा हो। उसने धीरे से कहा, अवनी, क्या यह सच में तुम ही हो? मुझे देखकर सच में खुशी हुई कि तुम ठीक हो।
डॉक्टर किरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर के ऊपर से काफी ज्यादा बोझ हल्का हो गया हो। डॉक्टर किरण ने देखा कि अवनी इस वक्त काफी अच्छी कंडीशन में है, तो उन्होंने सुकून भी एक लंबी सांस ली। शायद बहुत कम लोग थे जिन्हें पता हो कि इस दौरान अवनी के साथ क्या हुआ था। शायद तक डॉक्टर किरण को भी नहीं पता था। पर जिस हिसाब से उसने कहा कि उन्हें देखकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो, इससे ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर किरण सब कुछ जानते थे, और शायद यह भी कि अवनी के साथ क्या हुआ है। अवनी ने सवालिया नजरों से डॉक्टर किरण की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है? अवनी का यह सवाल सुनकर डॉक्टर किरण का चेहरा एकदम से उतर गया। उन्होंने दुखी होते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूं, अगर तुम उस ट्रैप में नहीं फंसी हुई होती तो शायद तुम्हें इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। हालांकि कुछ दूरी पर करें। रेहान को डॉक्टर किरण के कहने का मतलब समझ नहीं आया था, क्योंकि रेहान को तो पहले से लग रहा था कि अवनी के साथ जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे का मास्टरमाइंड डॉक्टर किरण ही था, और इस बात को प्रूव करने के लिए रेहान ने पहल भी कर दी थी। डॉक्टर किरण की बात सुनकर अवनी ने बहुत ही दुखी होते हुए कहा, यस, इसका मतलब तुमने ही यह सब किया था। क्यों किया तुमने मेरे साथ? ऐसा क्या तुम जानते भी हो कि मुझे कितना कुछ सहन करना पड़ता है? यस, अगर यंग मास्टर रेहान ने मुझे बचाया नहीं होता। रेहान असल में यहां पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था और इन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि यह उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने जैसा था। आफ्टर ऑल, वह जानता था कि अवनी कहीं ना कहीं डॉक्टर किरण को पसंद करती थी, और एक आउटसाइडर होने के नाते रेहान का इनकी बातें सुनना सही नहीं था। पर यह बात भी सच है कि अनी वन साइडेड लव पर डिपेंड थी, और वह नहीं जानती थी कि डॉक्टर किरण उसे पसंद करते हैं या नहीं। और फिर अभी तक जितनी जांच पड़ताल हुई थी उस हिसाब से डॉक्टर किरण ही दोषी थे। ऐसे में अगर रेहान इन दोनों को यहां अकेला छोड़कर चला जाता है तो कौन जाने कि डॉक्टर किरण के दिमाग में क्या चल रहा है, और हो सकता है कि वह दोबारा अवनी पर हमला कर दे या उसे मारने की कोशिश करे। इसलिए रेहान वहां पर रुका रहा ताकि उसे पता चल सके कि आगे क्या होने वाला है। वहीं अवनी की बात सुनकर डॉक्टर ने अपनी गर्दन ना में खिलाते हुए और एक अजीब सी मुस्कान देते हुए कहा, आई नो एवरीथिंग, आई एम सॉरी। डॉक्टर किरण की बात सुनकर अवनी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। अब उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए डॉक्टर किरण से सवाल करते हुए पूछा, अब क्या फायदा आपका मुझसे माफी मांगने का? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया जब तक रेहान डॉक्टर किरण को यहां पर नहीं लेकर आया था। तब तक अवनी को फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर किरण ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा और शायद रेहान ने गलत अनुमान लगाया है। पर अब जब डॉक्टर किरण ने खुद की अपनी गलती मान ली है तो शायद अब अभी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और ना ही अब कोई उम्मीद लगाकर वह बैठी थी। अब अपनी सिर्फ और सिर्फ कारण जानना चाहती थी कि आखिर डॉक्टर किरण ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। डॉक्टर किरण ने बहुत ही शांति से कहा, वह मैं ही था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, वह मैं ही था जिसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया, पर यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मुझे किसी ने ऑन ऑर्डर दिया था तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। जैसे ही रेहान ने यह बात सुने तो उसने पलटकर डॉक्टर किरण की तरफ हैरानी से देखा। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, वट रेहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कोई ट्विस्ट आएगा। यहां पर एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे, और इन सब का मास्टरमाइंड कोई और था जो पर्दे के पीछे छुपकर यह सब करवा रहा था। अवनी ने हैरान होकर पूछा, कौन है वह? किसने किया मेरे साथ? यह सब अवनी को विश्वास नहीं आ रहा था कि उसकी जैसी जिंदा दिल लड़की के साथ कोई ऐसा कर सकता है। उसने तो कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, भला उसके साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा था? अवनी का सवाल सुनकर डॉक्टर किरण कुछ देर तक चुप बैठे रहे। रेहा पर जाना चाहता है कि आखिर यह सब कुछ किसका करा हुआ है, और इसीलिए उस कमरे में मौजूद सभी लोग बहुत ध्यान से इस वक्त डॉक्टर किरण के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर किरण ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद कहा, वह कोई और नहीं बल्कि एंजेलिना थी। उसी ने मुझे यह सब कुछ करने के लिए ऑर्डर दिया था। जैसे ही अवनी ने एंजेलिना का नाम सुना तो उसका चेहरा एकदम से हैरानी और शौक से भर गया और उसकी आंखें लगभग बाहर आने को थी। उसने हैरान होकर कहा, एंजेलिना, अभी तक भी अवनी को विश्वास था कि शायद डॉक्टर किरण गलत नहीं है और रेहान ने गलत आइडिया लगाया है। पर जब डॉक्टर किरण ने खुद यह बात मानी कि उन्होंने अवनी को हिप्नोटाइज किया था तो अवनी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, और अब वह डॉक्टर किरण से सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब रेहान को यह बात पता चली तो वह भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया।
उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई टर्निंग पॉइंट आएगा और अवनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मास्टरमाइंड कोई और ही निकलेगा और डॉक्टर किरण सिर्फ एक मोहरा होंगे। रेहान और अवनी दोनों जानना चाहते थे कि आखिर किसके कहने पर डॉक्टर किरण ने उसके साथ ऐसा किया था। तभी डॉक्टर किरण ने कहा कि उन्होंने अवनी को हिप्नोटाइज जरूर किया था, पर यह सब करने के लिए उसे एंजेलिना ने ऑर्डर दिए थे। जैसे ही अवनी ने एंजेलिना का नाम सुना तो वह एकदम हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वह सच था। रेहान को भी यह नाम काफी जाना पहचाना लग रहा था, पर यह एक फरना नाम था और हजारों लोगों के नाम इस तरह के होते हैं। इसीलिए रेहान ने सोचा कि वह अवनी से ही पूछ ले। इस वक्त अवनी के चेहरे पर जो शॉकिंग रिएक्शन थे उससे साफ पता चल रहा था कि अवनी इस लड़की को जानती है। रेहान का सवाल सुनकर अवनी ने खुद को संभाला और उसके बाद रेहान को बताया, यह लड़की एंजेलिना उसी की तरह एक सेलिब्रिटी है और वह भी कई बार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर किरण के पास आती थी। और इन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में अवनी से पहले डबल किया था, पर वह उतना पॉपुलर नहीं हो पाई जितना अवनी इस वक्त थी। फिर भी अवनी के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने डॉक्टर किरण से उनकी बात पर विश्वास न करते हुए पूछा, एंजेलिना मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, फिर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अवनी का यह सवाल सुनकर डॉक्टर किरण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जाहिर सी बात है, उसने यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वह तुमसे जलती थी। वह जलती थी कि तुम उससे ज्यादा फेमस हो और उससे ज्यादा खूबसूरत भी हो। इसलिए उसने मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करने का ऑर्डर दिया जब तुम मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और उसके बाद उसने तुम्हें कुछ इल्लीगल लोगों के पास भेज दिया ताकि तुम्हारी रेपुटेशन को खराब कर सके। यह बात सुनकर रेहान ने काफी हैरान से अपना सिर झटका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ जलन की वजह से कोई लड़की कैसे इतना सब कुछ कर सकते हैं। पर एक बात और थी जिसकी वजह से रेहान काफी कंफ्यूज था। उसने पूछा, एंजेलिना सिर्फ एक सेलिब्रिटी है और वह उतनी फेमस नहीं है जितना कि अवनी है, फिर तुमने उसकी बात को क्यों माना? क्यों तुमने सिर्फ उसके कहने से अवनी के साथ यह सब कुछ किया? असल में इस सवाल का जवाब तो अवनी भी जानना चाहती थी। रेहान के यह सवाल पूछते ही अवनी ने डॉक्टर किरण की तरफ सवालिया नजरों से देखा और उनके जवाब का इंतजार करने लगी। डॉक्टर किरण ने कहा, वह अक्सर अपने इलाज के लिए मेरे हॉस्पिटल आया करती थी। एक बार उसने मुझे अपनी फैमिली प्रॉपर्टी और अपने फाइनेंस को मैनेज करने का लालच दिया और मेरे सारे पैसों को एक स्टॉक मार्केट में लगवा दिया। शुरू में मुझे उससे बहुत फायदा हुआ और इसी वजह से मेरे ऊपर पैसों की पट्टी बंध गई और मैं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए लालच में आ गया। डॉक्टर किरण आगे बता रहे थे। तभी रेहान ने बीच में ही बोला, और फिर उसने आपको चीट कर लिया है ना? डॉक्टर किरण ने उसे आगे बताया, हाँ, असल में मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और उसने मुझे पैसों का लालच दिया और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। असल में उसने मुझे फंसाने के लिए यह ट्रैप बनाया था और मुझे इस ट्रैप में फंसने के लिए मजबूर भी कर दिया और जल्दी ही मेरे सारे ज्यादातर बड़े इन्वेस्टमेंट उसने जब्त कर लिए। मेरे इतने बड़े नुकसान की वजह से मेरी आंखें लगभग लाल हो चुकी थी और मैं बिल्कुल एक ज्वारी बन चुका था। मैंने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया और फिर से खुद को खड़ा करने के लिए एंजेलिना से हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन ले लिया। रेहान आगे बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता था किसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर किरण को देखकर ही इसे समझ आ गया था कि ना सिर्फ उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी गवा दी, बल्कि उनके ऊपर काफी ज्यादा उधार भी चढ़ गया था और इन पैसों को चुकाने के लिए ही उसने ना चाहते हुए भी एंजेलिना की सारी बात मानी। डॉक्टर किरण ने आगे बताया, जिन लोगों से मैंने उधार लिया था वे लोग तुरंत मुझसे अपना पैसा वापस चाहते थे और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे लोग मुझे 3 दिन के अंदर मार देते। इतनी जल्दी इतना पैसा चुकाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगा। और इसी वक्त एंजेलिना मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि जब तक वह मुझसे जो कहेगी मैं करता रहूंगा, तब तक वह मेरा सारा कर्जा उतारती रहेगी। मेरे पास सच में उस वक्त और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अपनी जान को बचाने के लिए, इसीलिए मैंने एंजेलिना की सारी बात मान ली और उसे और उसके ऑफर को मना नहीं किया। पर सच कहूं तो जिस दिन से मैंने यह सब किया था उस दिन से मैं हर दिन खुद को कोस रहा था। अवनी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी मैंने किया वह करके मैं भी खुश नहीं था। अपनी बात कहकर डॉक्टर किरण ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी किया उसका उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा था। इतना सब कुछ जानकर अवनी ने डॉक्टर किरण से सवाल करते हुए पूछा,
जब तुमने मेरे साथ यह सब कुछ करने की कोशिश की थी, क्या उस वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसे मैं अपनी जिंदगी भी खो सकती हूं? अवनी का सवाल सुनकर डॉक्टर किरण ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, मैंने सोचा था इस बारे में भी, पर फिर भी मैंने वही किया। और अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे दो, मैं वो सब भुगतने को तैयार हूं। असल में एंजेलिना ने पहले ही डॉक्टर किरण को इतना टॉर्चर किया था कि वह पूरी तरह से अपने मेंटल कंडीशन को हार चुके थे, और यहां तक कि अवनी को ऑक्शन एसोसिएशन में फ्रेम करके भेजने के बाद एंजेलिना ने उसका कर्जा चुकाने से भी मना कर दिया। वैसे ये बात भी सच है कि डॉक्टर किरण ने जिन लोगों से कर्जा लिया था वह सब लोग एंजेलिना के ही आदमी थे, और जैसे ही डॉक्टर किरण ने एंजेलिना का काम कर दिया तो उसके बाद उसके भेजे हुए आदमी डॉक्टर किरण को परेशान करने आना बंद कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर किरण ने बैंक से भी लोन लिया था, जिसे चुका नहीं पाने की वजह से उनकी कार, उनका घर, यहां तक कि उनका क्लिनिक भी बैंक ने जब्त कर लिया था। अपना सब कुछ खो देने के बाद डॉक्टर किरण को समझ आ रहा है कि उन्होंने खुद ही कीचड़ में छलांग लगा दी है। अब उनके पास ना रहने के लिए घर था और न खाने के लिए कुछ, इसलिए इस वक्त उनकी हालत एक भिखारी की तरह थी। अब सब कुछ सबके सामने आ गया था और इस पूरे ड्रामे में अगला स्टेप अवनी को लेना था। अब रेहान भी देखना चाहता था कि अवनी डॉक्टर किरण को क्या सजा देती है। आखिर डॉक्टर किरण ने अवनी के साथ बहुत गलत किया था और रेहान बस फ्री में उसकी मदद कर रहा था। इसलिए रेहान अवनी और डॉक्टर किरण के मामले में बीच में नहीं पड़ना चाहता था, जिससे चीजें और ज्यादा बिगड़ जाए। अवनी अपना सिर नीचे कर वहीं पर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई और कुछ देर तक वो इसी तरह खड़ी रही। उसके बाद उसने अपना सिर ऊपर किया और डॉक्टर किरण की तरफ नफरत से देखते हुए बोली, चले जाओ यहां से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जैसे ही डॉक्टर किरण ने यह बात सुनी, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं किया और हैरान होकर पूछा, क्या सच में तुम मुझे इसी तरह जाने दोगी? अवनी ने बहुत ही घृणा के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान हो, पर तुम्हारी कंडीशन पहले से ही इतनी खराब है कि यह तुम्हारे लिए नर्क से कम नहीं है। जाओ और जाकर अपनी यह बदतर जिंदगी एंजॉय करो। डॉक्टर किरण बहुत बड़े परिवार से थे और काफी सक्सेसफुल करियर के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। अभी तक वह एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसका लोग सपना देखते थे। हालांकि अब उनकी जिंदगी किसी भिखारी से कम नहीं थी, और अपनी लग्जरी लाइफ तो भूल ही जाओ, अब उन्हें जीने के लिए भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता था। पहले तो रेहान को अवनी के फैसले पर हैरानी हुई, पर उसके बाद उसने भी सोचा कि शायद डॉक्टर किरण पहले ही अपनी सजा भुगत रहे हैं। हालांकि डॉक्टर किरण के मामले में उसने बहुत ही सोच समझ और सूझबूझ से काम लिया था। अगर अवनी की जगह रेहान होता तो शायद वह तब तक डॉक्टर किरण को यहां से यूं ही नहीं जाने देता। हालांकि रेहान ने एक बात नोटिस की थी कि अवनी ने अभी भी डॉक्टर किरण को पूरी तरह से अपने दिल से नहीं निकाला था, और इस वक्त वो डॉक्टर किरण को ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने डॉक्टर किरण को ऐसे ही जाने दिया। जब डॉक्टर किरण को पता चला कि अवनी उसे क्यों कुछ नहीं कह रही है, तो उन्होंने खुद के ऊपर हंसते हुए कहा, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। इस वक्त मेरी हालत नरक से भी बदतर है। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो अवनी, शायद तुम एक अकेली हो जो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। वैसे तो साइकोलॉजिस्ट किसी दूसरे के मन को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी डॉक्टर किरण को किसी और औरत ने ठग लिया था, क्योंकि वह पैसों के लालच में बहुत ज्यादा अंधे हो गए थे। डॉक्टर किरण ने अपने बारे में कहा, लगता है मैंने अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई ठीक से नहीं की, इसलिए तो एंजेलिना के बिछाए हुए जाल में फंस गया। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद तुम्हें इतना सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता, और शायद मैं आज भी अपने उस ग्रेट साइकेट्रिस्ट की पोजीशन को बनाए रखता। अपनी बात कहकर डॉक्टर किरण वहां से जाने लगे। उस आदमी को वहां से जाता हुआ देखकर विमन ने रेहान की तरफ देखा ताकि कंफर्म कर सके कि क्या रेहान सच में उसे जाने देना चाहता है। रेहान ने भी अवनी की तरफ देखा, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो डॉक्टर किरण को यहां नहीं रोकना चाहती है। इसीलिए रेहान ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसे वहां से जाने दिया। डॉक्टर किरण उस कमरे को छोड़कर चले गए। कोई नहीं जानता था कि अब वह यहां से कहां जाएंगे, और रेहान इतना भी दयालु नहीं था जो वह डॉक्टर किरण को वापस अमेरिका भिजवाए। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर रेहान ने अवनी से पूछा, डॉक्टर किरण तो यहां से चले गई और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस मामले को और ज्यादा खींचना भी नहीं चाहती हो, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम उस दूसरी मास्टरमाइंड एंजेलिना के साथ क्या करना चाहती है। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं उसे पकड़कर यहां तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर सकता हूं,
और तुम उसके साथ जो चाहो वह कर सकती हो। रेहान की बात सुनकर अवनी ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, यह मैटर यही खत्म हो गया है। अवनी की बात सुनकर रेहान 1 मिनट के लिए दंग रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी ज्यादा सहनशील निकलो। रेहान की बात सुनकर अवनी ने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूं, और फिर इस वक्त मैं आपकी फिल्म में काम कर रही हूं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा ध्यान इधर उधर भटके। मैं आपकी फिल्म के लिए अपना 100% देना चाहते हो। अवनी की बात सुनकर रेहान ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा, अगर हम इस बारे में ध्यान से सोचे तो एंजेलिना ने तुम्हारे साथ अपनी सारी हदें पार करके बहुत ज्यादा गलत किया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, या वह खुद इस मामले को वापस दोबारा आगे नहीं खींचेगी? यह सुनकर अवनी ने बहुत ही नफरत से कहा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मैं जल्दी ही उसके साथ सारा हिसाब बराबर कर लूंगी। पर मैं यह सब कुछ इस वक्त नहीं करना चाहती। उससे मैं इस बात का बदला धीरे धीरे लूंगी। जैसे ही रेहान को पता चला कि उसका लगाया हुआ अनुमान बिल्कुल सही था और अवनी के साथ यह सब कुछ डॉक्टर किरण ने ही किया था, तो उसे ज्यादा कोई हैरानी नहीं हुई थी। हैरानी तो उसे तब हुई जब उसे पता चला कि इन सब के पीछे एंजेलिना नाम की एक फॉरेन सेलिब्रिटी है, जिसने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अवनी और उसका करियर बर्बाद करने के लिए किया था। जब यह बात अवनी को पता चली तो उसने काफी हैरानी हुई, पर उसने सोचा कि वह इस बात का बदला अभी नहीं लेगी, बल्कि अभी वह असबेबराह अपने कर्तव्य पास पर ध्यान देगी। जब कभी उसे आगे मौका मिलेगा तब वह इसका पूरा बदला लेगी। और रही बात डॉक्टर किरण की, तो उसे अवनी ने कोई सजा नहीं दी और ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि जिस आदमी की हालत पहले ही नर्क से बढ़कर हो रही है, उसे भला वह और क्या सजा देगी। वही जब रेहान ने देखा कि अवनी अभी एंजेलिना के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती है, तो उसने अवनी से कहा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही। फ्यूचर में अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। एंजेलिना से डील करना रेहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रेहान इस दुनिया का बादशाह था और एंजेलिना सिर्फ एक सेलिब्रिटी। यहां तक कि एंजेलिना को सबक सिखाने के लिए रेहान को अपनी कोई एनर्जी वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। रेहान अगर एक इशारा कर दे तो इतने में ही उसके लोग एंजेलिना को इस दुनिया से गायब कर देंगे। पर यह मामला रेहान से जुड़ा हुआ नहीं था और रेहान यह सब कुछ इंसानियत के नाते सिर्फ एग्नी की मदद करने के लिए कर रहा था। अगर इस वक्त टाइम देखें तो सुबह के 8 बजे बज चुके थे और लगभग सभी क्रू मेंबर्स सेट पर पहुंच चुके थे। तभी रेहान ने अवनी से कहा, मुझे लगता है तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। एक काम करो, पहले रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता कर लो, उसके बाद सेट पर आ जाना। डायरेक्टर नवीन ने तुम्हारे लिए जो भी रोल रेडी किया है उसके बारे में तुम उनसे बात कर लेना। अपनी बात करके रेहान कमरे से बाहर की तरफ निकल गया, जहां उसने देखा कि सिया कमरे के बाहर ही खड़ी थी। तभी उसने अंदर आते हुए अवनी से पूछा, अवनी क्या तुम ठीक हो? मैंने अभी अभी देखा कि डॉक्टर किरण यहां से गए हैं। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ यह सब किया था? सिया भी डॉक्टर किरण की नीयत को जान नहीं पाई थी, पर सिया भी पहले कई बार डॉक्टर किरण से मिल चुकी थी, इसलिए उसने थोड़ा बहुत डॉक्टर किरण को पहचान लिया था। सिया काफी ज्यादा हैरान थी कि इतनी जल्दी रेहान डॉक्टर किरण को अमेरिका से यहां पर कैसे ले आया, और अब वह डॉक्टर किरण को जाने भी दे रहा था। उन दोनों को देखकर रेहान ने उनसे कहा, तुम दोनों इस बारे में बाद में आराम से बैठकर बात कर लेना। मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को चलकर नाश्ता कर लेना चाहिए, उसके बाद सेट पर भी जाना है। रेहान की बात सुनकर उन दोनों ने हां भरी और उसके साथ चलने लगी। तभी सिया ने देखा कि अवनी के एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं और इसलिए उसने अवनी से और कोई सवाल भी नहीं किया। सिया समझ गई थी कि उन लोगों ने जो अनुमान लगाया था कहीं ना कहीं वह सच निकला और डॉक्टर किरण का इस मामले से जरूर कोई लेना देना था, वरना अवनी इस तरह उदास नहीं होती। फिलहाल के लिए रेहान इतना समझ सकता था कि अवनी और इससे रिलेटेड मैटर अब पूरा हो चुका है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह तीनों सीधे सेट पर चले गए। तभी रेहान ने वहां पर डायरेक्टर नवीन को बुलाया और उनसे कहा, अवनी के लिए जो रोल तैयार किया गया था उसकी तैयारी कैसी चल रही है? हम लोग उस पर कब से काम शुरू कर सकते हैं? रेहान का सवाल सुनकर डायरेक्टर नवीन ने जल्दी से कहा, बॉस मैंने पहले ही एक आइडिया या यूं कहूं कि अवनी के रोल के लिए एक प्लॉट तैयार कर लिया है, पर अभी भी मुझे उस पर कुछ काम करना बाकी है। मैं सोच रहा था तब तक अवनी को हमारे बाकी लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? अभी तक सिर्फ एक ही दिन हुआ था जब अवनी ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा थी और डायरेक्टर नवीन के लिए यह पूरी तरह इम्पॉसिबल था।
कि एक ही दिन में वे फिल्म के स्क्रिप्ट में कोई नया रोल जोड़ दें। वैसे भी किसी स्क्रिप्ट को बदलना कोई छोटी बात नहीं थी। डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर रेहान ने उनसे कहा, जैसा आपको ठीक लगे हम कर लेंगे। वैसे भी आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अवनी, पहले खुद को फिल्म के प्रोसेस से थोड़ा सा फैमिलियर कर लेगी। अवनी, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? रेहान का सवाल सुनकर अवनी ने अपना सिर्फ नामे हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है सारे। अरेंजमेंट करने के बाद रेहान क्रू मेंबर्स को देखने के लिए चला गया। आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं था। कल रात को सभी लोग देर तक पार्टी कर रहे थे, इसलिए इतनी सुबह जल्दी जागकर फिर से काम पर। यह लोग लौट तो आए थे और किसी का भी काम करने का मूड नहीं था। सब लोग आलस से भरे हुए थे। रेहान जानता था यह लोग किस वजह से इतना आलसी हो रहे हैं, इसलिए उसने भी किसी को रोक टोक नहीं की। असल में पार्टी रेहान ने खुद दी थी, वरना ये एम्प्लॉय हमेशा काम के वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। इन सब को देखकर रेहान ने डायरेक्टर नवीन से कहा, डायरेक्टर नवीन, इन सब लोगों का दोपहर के वक्त आराम करने का वक्त बढ़ा दीजिए, ताकि यह लोग आराम से अपनी नींद पूरी कर सके और बेहतर तरीके से अपना काम मन लगाकर कर सके। डायरेक्टर नवीन ने भी हंसते हुए कहा, जी बॉस, आप सही कह रहे हैं। सच कहूं तो मैं भी सुबह इतनी जल्दी नहीं जाग पाता। डायरेक्टर नवीन अब इतने यंग नहीं रह गए थे और ना ही बाकी यंग लोगों की तरह ज्यादा देर तक काम कर सकते थे। रेहान ने भी डायरेक्टर की बात पर हल्की सी मुस्कान दे दी। उसके बाद वहां से रिद्धिमा और बाकी सब लड़कियों को देखने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग किया और उस पर इस वक्त अमन का कॉल आ रहा था। जैसे ही रेहान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से अमन ने डायरेक्ट उससे कहा, रेहान आप कहां हैं? यह सवाल सुनकर रेहान ने उसे नॉर्मली जवाब दिया, ऑफ कोर्स फिल्म स्टूडियो में सेट पर हूं। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? असल में रेहान ऑनक्शन एसोसिएशन के पहले दिन ही वापस हिजू लौट आया था, पर अमन और जुनैद अभी भी वहीं पर थे उस क्रूज पर, और आज उस ऑनक्शन एसोसिएशन का तीसरा दिन था और उन लोगों को जो आइटम खरीदने थे वे आज रात को ही ऑक्शन होने वाले थे, इसलिए वे लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे। इस वक्त दिन था और ऐसे में अमन का इस वक्त रेहान को कॉल करना रेहान को काफी अजीब महसूस करवा रहा था। तभी अमन ने रेहान से कहा, रेहान मुझे आज ही पता चला कि हम लोग एक नए ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमन की बात सुनकर रेहान ने कैजुअली उससे पूछा, अच्छा एक और ऑक्शन वैसे कहां है? यह सच कहे तो रेहान को ऑक्शन एसोसिएशन में अब और ज्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसे जो खरीदना था वह पहले ही खरीद चुका था और अब वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें रेहान को जरा सा भी इंटरेस्ट हो। रेहान का सवाल सुनकर अमन ने जोर जोर से हंसते हुए फोन पर ही रेहान से कहा, हाँ, मैं जिस आइटम की बात कर रहा हूं उसे ऑक्शन में नीलाम नहीं किया जा रहा है। सच कहूं तो आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह क्या चीज है। एक काम कीजिए, आप कोशिश करके देखिए। रेहान के पास इस तरह के बच्चों वाले खेल खेलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं फोन रख रहा हूं। तभी अमन ने रेहान को ऐसा ना करने के लिए कहा और एक्साइटेड होकर जल्दी से बोला, प्लीज आप फोन मत रखना, मैं आपको बताता हूं। असल में यह एक आइलैंड है और आज रात इस आइलैंड के मालिकाना हक के लिए नीलामी हो रही है, जिसमें कई लोग बोली लगाएंगे। रेहान को बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने नॉर्मल टोन में कहा, यह सिर्फ एक आइलैंड है, इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? तब अमन ने रेहान को इसके बारे में बताते हुए कहा, रेहान ये कोई आम आइलैंड नहीं है, यह एक स्पेशल आइलैंड है। हालांकि यह ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी यह 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह हमारे हिजू आइलैंड के पास ही है। अमन के इतना बताने के बाद रेहान ने थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे इसमें स्पेशल क्या है? असल में रेहान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अमन कहना क्या चाहता है। तभी अमन ने रेहान से कहा, बिग ब्रदर, हिजू एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है और इसके पास ही एक शानदार आइलैंड नीलम होने जा रहा है। जरा सोचकर देखो यह कितना मुनाफे वाला सौदा है। क्या आपको सच में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? अमन को हैरानी हो रही थी यह सोचकर। तभी रेहान ने उससे कहा, मुझे इस आइलैंड में इंटरेस्ट क्यों होगा? एक आइलैंड ही तो है, कौन सा सोने की खदान है जिसमें से मुझे सोना मिलेगा? तभी अमन ने उसकी बात सुनकर अपना गला साफ करते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, नहीं, हम लोग वहां से सोना नहीं निकाल सकते हैं, पर अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करें तो उस आइलैंड को काफी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं।
और मैं आपको बता दूं कि यह आइलैंड हमारे लिए किसी खजाने से कम भी नहीं होगा। अमन की बात सुनकर रेहान ने और इंटरेस्ट लेते हुए कहा, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे आइडिया हैं, चलो बताओ मुझे तुम एग्जैक्टली सोच क्या रहे हो। अमन ने बहुत ही गर्व के साथ बताया, तो बात ऐसी है कि मैंने और मिस्टर जुनैद ने इस आइलैंड को पसंद कर लिया है, पर दिक्कत यह है कि सिर्फ हम 2 ही लोग नहीं हैं जिन्होंने इस आइलैंड को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। हो सकता है कि जो लोग हमसे ज्यादा पैसे वाला हो वह आज रात के ऑक्शन में इसे खरीद ले। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें इस आइलैंड को खरीदना है और इस बोली में जीतना है तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, और मैंने और मिस्टर जुनैद ने जो पैसे लगाने की सोची है शायद वो कम पड़ सकते हैं। अब जाकर रेहान को समझ आया कि अमन ने उसे फोन इसलिए किया है ताकि उन लोगों को एक बैकअप मिल सके जो सिर्फ रेहान ही दे सकता था। इस आइलैंड की लोकेशन काफी अच्छी थी और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा हाई था। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि लोग इस आइलैंड की तरफ ध्यान जरूर देंगे और हो सकता है कि कोई इसे सास खरीद भी ले। जब रेहान को सारी बात समझ आ गई तो उसने अमन से डायरेक्ट पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। तभी अमन ने डायरेक्टली उससे कहा, मैं और मिस्टर जुनैद इस आइलैंड को खरीदना चाहते हैं, पर यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस काफी लूज हो रहा है और सनिशास, पर अगर रेहान आप हमारी मदद करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग जीत जाएंगे। अमन की बात सुनकर रेहान ने उसे सवाल या लहजे में पूछा, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं इस आइलैंड को तुम लोगों के साथ मिलकर खरीदो। जब अमन को लगा कि रेहान उसकी बात समझ गया है तो उसने जल्दी से एक्साइटेड होते हुए बोला, हाँ, हम सारे दोस्त मिलकर एक साथ इस आइलैंड को खरीदने में पैसे लगाते हैं। क्या आप इस बात से एग्री हैं? रेहान ने अपने मन में इस बारे में सोचा तो उसे भी यह बात ठीक लगी। इस वक्त देश में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जो रियल एस्टेट के काम में आगे बढ़ रही थी और रेहान के पास बहुत पैसा था। ऐसे में अगर वह इस आइलैंड को खरीदता है तो यह काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। रेहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फोन पर अमन से बोला, ऑलराइट, मैं तुम लोगों के साथ काम करने को तैयार हूं। इतना सुन ही अमन बहुत ज्यादा खुश हो गया और उछलते हुए बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो एक काम कीजिए, आप आज रात वापस आ जाए, हम लोग मिलकर इस आइलैंड को खरीदते हैं। रेहान ने हमें अपनी गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। अवनी के काम से रेहान निपट चुका था और अब उसे पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर और अपनी फिल्म की शूटिंग पर देना था। रेहान सेट के ऊपर डायरेक्टर नवीन से सभी लोगों को ज्यादा टाइम दोपहर में आराम करने देने की बात कर रहा था। तभी उसके पास अमन का कॉल आया और उसने रेहान को बताया कि वो लोग मिलकर यजू के पास ही एक आइलैंड खरीदने की सोच रहे हैं और वह चाहते हैं कि रेहान भी उनके साथ पार्टनरशिप में यह आइलैंड खरीदे और साथ ही उन लोगों को यह बोली जीतने में मदद करें। रेहान को भी यह आइडिया बुरा नहीं लगा था। इस वक्त रेहान के पास बहुत पैसा था और वो रियल एस्टेट में पैसा लगाकर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता था, इसलिए उसने अमन को हाँ कह दी। अमन जिस आइलैंड की बात कर रहा था वह इस वक्त ज्यादा डेवलप नहीं था और ना ही उस पर इस वक्त कोई भी रहता था। यह देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि इस आइलैंड को बहुत टाइम पहले किसी ने खरीदा था, पर शायद उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यहां कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया और फिर किसी को पता भी नहीं था कि आखिर इस आइलैंड के असली मालिक कौन है और वह इस आइलैंड को क्यों बेचना चाहते हैं। ऑक्शन एसोसिएशन पूरी तरह लीगल था और इसमें ट्रांजैक्शन के दौरान ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, इसलिए रेहान को भी इसमें इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यजू आइलैंड का एनवायरनमेंट रहने के लिए बहुत अच्छा था और काफी यूनिक भी था और अंगन रियल एस्टेट कंपनीज यहां पर हाउसिंग और रिसोर्ट प्रोजेक्ट चला रही थी और यहां तक कि अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। दोपहर के टाइम में रेहान ने एक बार फिर से अपनी सिंगल हंट वेल यट को समुद्र में उतारा ताकि ऑक्शन एसोसिएशन क्रूज में भाग ले सके। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि इस बार ऑक्शन एसोसिएशन जैसा उसने 2 दिन पहले देखा था उससे पूरी तरह अलग लग रहा था। इस वक्त वहां पर पहले से ज्यादा लोग थे और बहुत सारी छोटी बोट वहां समुद्र किनारे खड़ी हुई थी और लोगों को लाने ले जाने के लिए आसमान में हर तरह के हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। यह सब देखकर रेहान ने अपने मन में सोचा कि लगता है ऑक्शन एसोसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन आज ही है, शायद इसलिए यहां पर इतनी भीड़ है। जरूर यहां पर आज बहुत ही रेयर और प्रेशियस आइटम नीलाम होने वाले हैं, इसलिए इतने अमीर लोग यहां पर आए हुए हैं। अमन और जुनैद पहले से ही क्रूज के टेम्पररी डॉक पर रेहान का इंतजार कर रहे थे
और जैसे ही उन लोगों ने रेहान की सिंगल हन वेल को वहां पर देखा तो अमन ने एक्साइटेड होकर हवा में अपना हाथ दिखाते हुए रेहान की तरफ इशारा किया। जैसे ही रेहान अपनी से बाहर आया तो उसने मुस्कुराकर पूछा, मैं परसों ही तो यहां से गया था, तो तुम इस तरह एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, जैसे तुम मुझसे सालों बाद मिल रहे हो। और रेहान की बात सुनकर अमन ने हंसते हुए कहा, यहां बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो तभी होती है जब रेहान आप हमारे आसपास होते हो। अगर आप हमारे साथ नहीं होते हो तो ये 2 दिन भी बिल्कुल 1 साल जैसा लगता है। उसकी बात पर हंसते हुए रेहान ने कहा, बस करो, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, लगता है आज यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं। अब ये मत कहना कि ये सभी लोग यहां पर उस आइलैंड के लिए आए हैं। रेहान का यह सवाल सुनकर जुनैद रेहान के पास आए और उनसे कहा, ये सारे लोग तो नहीं, पर इनमें से ज्यादातर यहां पर उसी वजह से आए हैं और मैंने अभी यहां पर कुछ बैड न्यूज सुनी है। तभी रेहान ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, किस तरह की बैड न्यूज? इस बात पर जुनैद ने बताया, बहुत सारे लोग हैं यहां ऐसे जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और वह ज्यादा कैपेबल भी नहीं है आइलैंड को खरीदने के लिए। इसलिए उन लोगों ने बाकी लोगों के साथ मिलकर एक जॉइंट कंपनी बना ली है ताकि इस आइलैंड को खरीद सके। देखा जाए तो यह न्यूज रेहान के किसी काम की नहीं थी, क्योंकि पैसों के मामले में रेहान इतना पैसा इस डील में लगाना चाहता है और इस वक्त इस ऑक्शन की बॉटम लाइन को डिस्कस करना जरूरी था। तभी अमन ने तुरंत रेहान से कहा, मैं और जुनैद दोनों 20 बिलियन रप लगाने को तैयार है और यह पैसे हमारे अपने हैं, इनका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। असल में इन दोनों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था इस आइलैंड को खरीदने के लिए यह लोग अपनी बाकी प्रॉपर्टी को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हीं के बहाव पर पैसे उठा रहे थे। असल में अमन ने इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं रेहान यह ना सोचे कि अमन और जुनैद अपने परिवार की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हो सकता है कि रेहान इन दोनों परिवारों के बीच फंसकर फालतू की दुश्मनी न लेना चाहे, इसलिए उसने यह बात कही थी। हालांकि मिस्टर जुनैद अपने परिवार में इकलौते वारिस थे और सब कुछ उनका ही था, इसलिए उनके साथ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। पर अमन के साथ ऐसा नहीं था। अमन के परिवार में और भी बहुत सारे वारिस थे और अमन के पास लिमिटेड प्रॉपर्टी थी और ऐसे में अगर अमन बिना पूछे या बिना बताए परिवार की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लेता है तो हो सकता है कि गुप्ता परिवार में एक बड़ी जंग छिड़ जाए और इसका असर आगे जाकर रेहान और जुनैद पर भी पड़े। वही रेहान ने अपने माइंड में अपनी प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करनी शुरू की। जब से रेहान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का जिम्मा संभाला था तब से उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे और बहुत सारे पैसे कमाए भी थे। और अगर इस वक्त रेहान कैलकुलेट करे तो उसके फिक्स्ड एसेट्स के अलावा जो उसके नाम से है वह अपने कैश फ्लो को ही काम में ले सकता था जो उसके बैंक अकाउंट में थे। रेहान काफी प्रॉपर्टीज का मालिक था, इस वजह से उन्हें ऑपरेट करने के लिए और उनके रखरखाव के लिए कुछ पैसे उसे अपने बैंक में छोड़ने थे और साथ ही कुछ पैसे उसे अपनी कंपनी और फिल्म के लिए भी रखने थे। इतना सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद उसके पास सिर्फ 45 बिलियन रुपए बचते थे। तभी रेहान ने उन दोनों से कहा, मेरे पास इस वक्त 45 बिलियन रुपए है, पर मैं सारे पैसे एक साथ नहीं लगा सकता हूं। मुझे कम से कम 5 बिलियन रुपए अपने अकाउंट में छोड़ने होंगे ताकि मैं आइलैंड खरीदने के बाद उसके डेवलपमेंट के लिए यह पैसे लगा सकूं। वैसे देखा जाए तो रेहान के छोड़े हुए पाए बिलियन रुपए भी शायद कम पड़ेंगे उस आइलैंड को डेवलप करने के लिए, और फिर यह आइलैंड इतना भी छोटा नहीं था। वही जुनैद और अमन पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए रेहान, मैं और जुनैद मिलकर 5 बिलियन रुपए अपने अकाउंट में छोड़ रहे हैं ताकि खरीदने के बाद हम लोग इस आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए लगा सके। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके और हमारे मिलाकर पूरे 10 बिलियन रप हैं जो इस आइलैंड में स्टार्टअप फंड के तौर पर काफी होंगे। इस वक्त रेहान के पास 0 बिलियन रही थे और उसके साथ साथ अमन और जुनैद के पैसे मिलाकर 40 बिलियन और हो गए। इस तरह से 80 बिलियन रप बहुत बड़ी रकम थी, पर असल में यह पैसे भी काफी नहीं थे इस आइलैंड को खरीदने के लिए। इतने बड़े आइलैंड पर जो अभी तक बिल्कुल भी डेवलप नहीं है उसके लिए काफी बड़ी अमाउंट लगने वाली थी, क्योंकि इस आइलैंड की सबसे बड़ी खूबी इसका इकोसिस्टम था जो टूरिस्ट और बिजनेस दोनों के लिए बहुत अच्छा था। रेहान ने उदासी से अपना सिर ना में हिलाते हुए धीरे से कहा, 80 बिलियन साय, यह रुपए भी काफी नहीं है। आज की सिचुएशन देखकर लग रहा है
कि हम तीनों अगर मिल भी जाए तो भी शायद बाकी अमीर लोगों को हरा नहीं पाएंगे। रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे यह मामला थोड़ा सा मिस्टीरियस हो रहा है, क्योंकि तीनों अपनी खुद की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके इन लोगों से कंपीट करना चाहते हैं, जबकि यहां आए हुए लोग अपनी और अपने परिवार की सारी प्रॉपर्टी और फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं रेहान और बाकी दोनों कमजोर पड़ रहे थे और उन्हें डर लग रहा था कि शायद वह लोग हार जाएंगे। तभी कुछ सोचते हुए अमन ने उदासी से कहा, हाँ, पैसे काफी कम लग रहे हैं, पर हम लोग इससे ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते और ना ही इतने कम टाइम में हम किसी को ढूंढ सकते हैं जो हमारे लिए इस आइलैंड को खरीदने में हमारा साथ दे। तभी कुछ सोचकर रेहान ने उन दोनों से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है इस आइलैंड की वैल्यू क्या होगी? रेहान के इस सवाल पर जुनैद ने कहा, हमारी कंसल्टेंट ने कैलकुलेट करके बताया है कि क्योंकि यह आइलैंड लप नहीं है, इस वजह से बाकी बेसिक